हेलो, वेलकम टू शिव लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सोशल साइंस हिस्ट्री का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के बेसिस से इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे ये तुषार की रेल यात्रा, ये हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मानव शुरुआती तौर पे जब मानव की शुरुआत हुई थी तब वे नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। इन लोगों को मतलब सिर्फ ताकि वहाँ उनको खाने पीने का सब संग्रह मिल सके, खा पी सके, रह सके। तो अब हम उसी के आधार पर आगे देखेंगे कि वे इधर उधर घूमते क्यों थे। हाँ, तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। कि 20 लाख साल पहले उस नर्मदा नदी के किनारे जो रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह, आखेटक खाद्य संग्रह में आखेटक का मतलब होता है जो शिकार करता है, शिकारी, और खाद्य संग्रह का मतलब वो जो चीज़ें इकट्ठे करता है। ठीक है, तो जो आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग आज उन्हें। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, मतलब कि वो लोग मछलियाँ भी खाते थे। ठीक है, मछलियाँ खाते थे, चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। फल मूल, फल तो फल, मूल मतलब होता है जड़, कि जो फल जड़ जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इकट्ठे करते थे और खाते थे। ठीक है, उनको आगे बढ़ेंगे। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। मतलब कि जो शिकारी और सामान इकट्ठे करने वाले लोग थे, जिनका वो जो पूरा समुदाय था, वो एक खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते थे, शिकार करने, कभी खाने के लिए, पानी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला कारण यह कि जो मतलब जो घूमते थे उनके कई कारण थे। तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फूलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए। और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था कि एक जगह पर रहेंगे तो कब तक चलेगा कोई चीज़। ठीक है, तो जैसे फल फूल खाए तो कभी तो उनको झड़ेंगे, कभी तो ख़त्म होंगे, तो इसलिए वो तलाश के लिए दूसरी जगह पर जाता था। अगर जानवर का शिकार भी कर रहे थे, शिकार करके सारे जानवर ख़त्म हो गए, अब कोई बचा नहीं, अब दूसरी जगह उन्हें जाना ही पड़ेगा खाने की तलाश के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जैसे कि जो लोग थे, मतलब जैसे वो जो जानवर थे, जानवर तो फल फूल खाते थे, तो ख़त्म हो जाते थे, फिर वो उनको अपना शिकार करना होता था। जैसे शेर शिकार करेगा दूसरे जानवर का, या दूसरे जानवर जिसका भी शिकार करेंगे, ठीक है, तो उनको दूसरी जगह, तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, उनके पीछे पीछे दूसरे भी जाते थे जो जिनको चाहिए तो था इंसान, मनुष्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, कि जो फल फूल है वो अलग अलग मौसम में आते थे। बारिश में कोई, पतझड़ में कोई, है ना, मतलब गर्मियों में कोई, ठंडियों में कोई, ऐसे। तो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, कि जैसे कि बारिश का ना, भाई बारिश का सीज़न अलग हुआ तो फिर गर्मियों में अलग, इस तरह जहाँ जैसा सीज़न वैसे सब्जी आती थी तो वैसे खाते थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी बिना तो कुछ कोई अस्तित्व ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। जो पानी है वो तो झील, नदी, झरने, इन सब में से ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ और झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जैसे कुछ नदियाँ थी जो सूखती नहीं थी, तो जब मौसम गर्मियों का ज़्यादा होता था, सूख जाती थी नदियाँ, तो फिर वो लोग, इंसान, मनुष्य
एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तलाश करते करते पानी के लिए। तो इस तरह उनका आना जाना शुरू हुआ था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हमें कैसे पता चला आरंभिक मानव के बारे में? पुरातत्वविदों हाँ ठीक है ठीक है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है, मतलब कि वो लोग जो कि पुरानी चीज़ों को खंगालते हैं, ठीक है, उनकी जड़ तक जाते हैं उनकी, ठीक है। हाँ, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों को औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, आज भी उनके औजार हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजार ऐसे होते थे, कुछ पत्थर के और कुछ लकड़ियों के। तो कुछ ऐसे औजार होते थे जिनसे फल फूल काटते थे, कुछ ऐसे होते थे जिनसे हड्डियों और मांस काटते थे, कुछ ऐसे होते थे जिनसे पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारते थे। ठीक है, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता। तो आइए जानते हैं, जो हमारे पुराने लोग थे, पूर्वज जो थे, शुरुआती मानव, वो रहने की जगह कैसे निकालते थे, ढूंढते थे, ठीक, निर्धारित कैसे करते थे कि हमें यहीं रहना है। तो इसके लिए मानचित्र देखो। ये जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं, वे सब पुरास्थल हैं, यानी पुरानी जगहें हैं, जहाँ पर शिकारी और जो सामान इकट्ठे करके रखते थे, खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और कई स्थलों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। ठीक, मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही हैं चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारों पर भी पाए जाते हैं, जो नर्मदा नदी के किनारे फर्स्ट चैप्टर में बताया था। आगे देखिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले जिनसे वे औजार बना सकें। ठीक है, आगे आइए। शैल चित्रकार कला। ठीक है, ये जो है देखिए, ये जानवर को मतलब बनाया हुआ है। ठीक है, आगे हिरण जैसा दिख रहा है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आइए, देखिए पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल उस जगह को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कुछ पुराने परिणाम क्या बोलते हैं वो मिले हैं, प्रमाण। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक, ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के एकदम नीचे तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जो थर्ड चैप्टर होगा उसमें पुरास्थल की पूरी डिटेल बताई होगी, उसको मिस मत कीजिएगा। आगे आइए, आग की खोज। देखते हैं कि मानव ने आग की खोज कैसे की। मानव जब खोज की होगी तो देखिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग, शुरुआती मानव थे, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे तब। ठीक, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, उजाले के लिए, ठीक है, मांस भूनने के लिए, जो मांस था उसको पकाने के लिए, जो खतरनाक जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए, क्योंकि आग से जानवर पास नहीं आते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये नाम और तिथियाँ देख लो। जो ये नाम और तिथियाँ थी, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल का कहते हैं। ठीक है, यह दो शब्दों यानी कि पूरा
मतलब प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बनकर बना है। ठीक, ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है कि जो पुरानी जगहों पर थे वो पत्थर की चीज़ मिले थे, इसलिए उनको पुरास्थल कहा गया, इसलिए उनका नाम। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग में। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक, ये पूरा पाषाण काल की। ठीक है, आगे आओ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बदलती जलवायु, अब इतना सब बदल रहा था तो जलवायु भी बदल रही थी। ठीक, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, अपने आप घास उगने लगी थी। ठीक, बहुत कुछ अपने आप उगने लगा था जिन्हें मनुष्य ने पहली बार देखा। ठीक, इससे हिरण, बारसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने और आदतों, प्रजननों के समय की जानकारी हासिल करने लगे, उन पर नज़र रखने लगे कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, इन सब के बारे में देखने लगे। हो सकता है कि वे तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। जैसे गाय पकड़ेंगे तो हल जोतने के काम, बैल पकड़ेंगे हल जोतने के काम आएंगे, और गाय पकड़ेंगे दूध देने के काम आएंगे, वैसे बकरी सब, है ना, कुछ जानवर जो उनके पका के खाने के काम आएंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, यानी मछली भी पकड़ते थे जो कि उनके खाने के काम आती थी। ठीक, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी अपने आप उगने लगे थे। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक, कि इनको हम खा सकते हैं पका के, पीस के, जैसे भी, है ना। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कैसी जगह पर उगते हैं, कब उगते हैं, क्या उनका समय होता है उगने का। ठीक, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, कब उगते हैं। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद उगाना सीख लिया होगा कि कैसे उगते हैं, कैसे इनको बोया जाए, क्या करा जाए, है ना। फिर इस तरह वो धीरे धीरे कृषक बन गए। ठीक, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखना शुरू कर दिया होगा कि जैसे चारा रखेंगे तो पालतू जानवर आएंगे, उनको पाल लेंगे। ठीक, गाय, बकरी जैसे जैसे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, अभी कुत्ता पहले हुआ करता था वो। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, यानी कि उन लोगों को ढेर सारे जानवर एक संग में मिल जाते थे। ठीक, लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, इसीलिए कुत्ते को इंसान का इतना भरोसेमंद कहा जाता है। ठीक है, आगे आओ। एक जीवन शैली, जो लोगों की जीवन शैली थी वो बदल रही थी। ठीक है, देखो कैसे, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, तुरंत तो उग नहीं जाएगा, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। इसीलिए सब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, देखभाल करनी पड़ती थी, जानवर खराब ना करते। ठीक है, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जो खर वगैरह होता था उसको हटाने से
जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था कि खराब ना हो, और है ना, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों से बचा कर रखना पड़ता था, आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसका भंडार की बात सोचनी पड़ी कि इसको अब हम इकट्ठे करके कैसे रख सकते हैं, कैसे सेफ्टी से रख सकते हैं, है ना। तो सेफ्टी से रखने के लिए इन इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा जिनमें ये सेफ्टी से उनको रख सकें, है ना। आगे आओ। ये जो जानवर हैं ये खुद चलते फिरते अपने आप में एक खाद्य भंडार है। कैसे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है ना। कि अब जानवर बच्चे देंगे, दूध होगा, वो हम भी पियेंगे, है ना, तो पेट तो भरेगा ना। तो वो एक अच्छा स्रोत हो गया था उनके लिए। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था, जैसे मछली वगैरह हैं या और जो जानवर खाए जाते थे तब। दूसरे शब्दों में पशुपालन के भोजन के भंडार का एक अच्छा तरीका बन गया था। ठीक है, यानी पशुपालन का जो भंडार वो लोग कर लेते थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें कि क्या थे आरंभिक कृषि, है ना, किसान, और जो पशु पालते थे वो लोग क्या थे, कैसे थे। ठीक है, ये मानचित्र देखो कि तुम्हें कोई नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि उन लोगों को कुछ मिला है प्रमाण जहाँ पर ये पशुपालक और कृषि रहते थे, ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे राख मिली और अपना वो क्या कहते हैं उसको, राख मिली, और जो राख और काफ़ी चीज़ें, औजार वगैरह, है ना, ये पूरे उपमहाद्वीप के बारे के में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, ये प्रमाण वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं, है ना। किसानों और जो पशुपालक थे उनकी बस्तियां थी, वो लोग वहाँ रहते थे या नहीं पता नहीं। जिससे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। इसी तरह डायनासोर भी मिले थे, है ना, हड्डियाँ मिली, फिर उनसे उनका आकार वकार पता किया गया, कैसे दिखते थे, है ना। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष थे। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, है ना, अनाज जैसे जौ, गेहूँ, ये सब। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं कि ये किस। चलो अच्छा, जानते हैं कि स्थायी जीवन क्या था, है ना, कि लोग जो एक ही जगह पर रहते थे वो कैसा था। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरझोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें घृतवास कहा जाता था। ठीक है, जो गड्ढे के नीचे रहते थे उनको घृतवास कहते थे। ये पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी। ठीक, ज़मीन के नीचे रहते थे वो, तो उन्हें ठंड कम लगती थी। ठीक, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं, कि यहाँ आग जलाए गए होंगे। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहेंगे, जैसे ठंड में बाहर पकाते रहेंगे या अंदर पकाते रहेंगे, गर्मियों में बाहर पकाते रहेंगे, है ना, हवा लगती रहे, है ना।
ठीक। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, है ना। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, ठीक। इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम दिया गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार की को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती रही होगी, से धार लगाई जाती रही होगी, ठीक है। उन पे ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता होगा, वो भी मिली। आज 1000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो पत्थर की ही होती है, चक्की अगर देखोगे वो हाथ वाली, वो पत्थर की होती है, ठीक है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है ना। वही जो चक्की बताई, ठीक है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो ये कुछ औजार हैं जो नवपाषाण युग के हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये जो है ये मिट्टी का बर्तन है, एक पकी मिट्टी का, है ना। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, किसी से कुछ डिज़ाइन वगैरह बना देते थे, ठीक है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। पहले इनमें सिर्फ अनाज वगैरह स्टोर करके रखते थे, लेकिन बाद में इनको और बनाते थे, फिर इनको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे ना। दाल, चावल, रोटी, ये सब चीज़ें। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए, है ना। तो जिनसे वो धागे बनाते थे, फिर कपड़े बनाते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। यानी कि मतलब जो ज़्यादा शार्प माइंडेड रहे होंगे वो ये सब करते थे, मगर कुछ लोग तो बहुत भोले भाले ऐसे होंगे, उनको वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो उनको नहीं पता था, वो धीरे धीरे फिर सीखे होंगे, है ना। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। कुछ को गर्मी सूट नहीं करती थी, वो आगे बढ़ते होंगे ऐसे। कुछ गर्मी में रहना सीख गए होंगे, है ना। अब आओ, अच्छा सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, ठीक है। मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु क्या था। अच्छा फिर से मानचित्र में देखो, मेहरगढ़ ढूंढो कहाँ है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः यह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा था, ठीक है। ये मेहरगढ़ जो है वहाँ पे ही सबसे पहले गेहूँ उगाए गए, जौ और भेड़ बकरी वगैरह पालना सीखना गया, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, यहीं पर जानवरों की हड्डियाँ मिली थी, ठीक है। सबसे पहले इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं, यानी हड्डियाँ मिली थी। फिर उनको पुरातत्वविदों ने उनके ढांचे से समझा कि ये किस जानवर की हड्डियाँ हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कुछ चौकोर झोपड़ियाँ बनाते थे, कुछ आयताकार बनाते थे, ठीक है, आयताकार, ठीक है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, है ना। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे, है ना, कुछ सामान रख जाते थे, ठीक है। आगे आ जाओ। मेहरगढ़ मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं। ये जो है ये देखो, ये स्केलेटन है,
है ना। ये जो देखोगे ये स्केलेटन है, ठीक है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। एक मृतक होता था और एक बकरी होती थी, ठीक है। जो मर जाता था वो एक तो, और एक बकरी दफनाई जाती थी। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि वो इसको खाएगा, है ना। ये देखो ये फ्रांस की गुफा में चित्रकारी की गई, कुछ गाय जैसा लग रहा है, ठीक है। आगे आओ। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, ये क्या है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है, ठीक है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, चमकीला पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ जिनमें मोती मिलती हैं, ठीक। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। जो पहिया वाले जो साधन होते थे वाहन, उनका विकास अभी नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे, है ना, जो गाय और गधे वगैरह पालते थे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें